नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। आज इकोनॉमिक सर्वे पेश हो गया। इस इकोनॉमिक सर्वे में नोटबंदी से लेकर टैक्स और टेक्नोलॉजी को लेकर कई अहम बातें कही गई, लेकिन सबसे पहले बड़ी बातों पर नजर डाल लेते हैं। आज इकोनॉमिक सर्वे में जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को लेकर भी स्टेटमेंट्स आए। FY18 में जीडीपी ग्रोथ 6.75% से लेकर 7.5% रहने का अनुमान है, ये आंकड़े सामने आए। इसके अलावा नोटबंदी से FY18 जीडीपी ग्रोथ का अनुमान पर असर देखने को मिल सकता है, ये भी आज के इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया। साथ ही 2016-17 में एग्री सेक्टर की ग्रोथ बढ़ सकती है, ये 4.1 रहने का अनुमान है। कैश निकासी को लेकर भी कुछ बयान आए जो काफी अहम है। अभी मौजूदा सिनेरियो में कैश निकासी की जो सीमा है उसे खत्म करना बेहद जरूरी है, ये आज के इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया। साथ ही करंट अकाउंट डेफिसिट, उसको लेकर भी अहम आंकड़े सामने आए कि इसमें काफी कमी आई है और ये घटकर 0.3% रहा है। 2016-17 में सर्विस टैक्स में ऑलमोस्ट 8.9% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इकोनॉमिक सर्वे की अहम बातों में से ये एक है। साथ ही ब्याज दरों को लेकर भी इसमें कुछ अहम बयान आए, जिसमें कहा गया कि ब्याज दरों में कमी से FY18 में ग्रोथ बढ़ेगी, यानी कि आगे का जो आउटलुक है वो काफी अच्छा है, काफी बेहतर लग रहा है। रेटिंग एजेंसियों का जो तरीका है रेटिंग करने का, इसमें बदलाव लाने की जरूरत है, ये तरीका फिलहाल सही नहीं, ये भी आज के इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया। साथ ही फर्टिलाइजर सेक्टर को प्राइवेटाइज करने को लेकर बात कही गई कि आज ये भी इसमें कहा गया कि फर्टिलाइजर सेक्टर को निजीकरण की जरूरत है और इसके चलते हमने देखा कि केमिकल शेयरों में अच्छी तेजी भी देखने को मिली। अगले वित्त वर्ष में यानी कि अप्रैल 2017 में जीएसटी लागू होने की पूरी उम्मीद है, ये भी आज के इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया। साथ ही नोटबंदी को लेकर भी कई अहम बातें कही गई। इसके अलावा यह भी कहा गया कि एग्री ग्रोथ जो है वो 4.1 रह सकती है। नोटबंदी को लेकर एक अहम बात थी कि नोटबंदी के बाद अब जो बजट आपके सामने पेश होगा उसमें टैक्स रेट को लेकर कोई बदलाव हो सकते हैं, यानी कि लोअर साइड पे रह सकता है। साथ ही विड्रॉल्स को लेकर जो लिमिट लगाई गई है, अब वक्त आ गया है कि उस सीमा को हटा दिया जाए। एनपीए की समस्या को लेकर जो एक बैड लोन, एक जो समिति बनाई गई है वो अपना काम पूरी तरीके से कर रही है और वो काम अभी भी जारी है, जिसके चलते हमने देखा बैंकिंग शेयरों में भी आज रिकवरी देखने को मिली। FY18 में जो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज है वो ट्रेड टेंशन अभी बनी रहेंगी, ये भी कहा गया। यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लेकर भी कुछ अनाउंसमेंट्स हुए, ये सही नहीं है और ये समय अभी ठीक नहीं है, ये भी कहा गया। और एक अहम अनाउंसमेंट हुई, इनफैक्ट ये अनाउंसमेंट नहीं थी लेकिन एक अनुमान था कि अब आने वाले समय में रियल एस्टेट लैंड को भी जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है। इसको लेकर कुछ सुझाव आज के इकोनॉमिक सर्वे में पेश हुए। साथ ही आज अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक सर्वे में कई और अहम बातें कही गई। कैश निकासी और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल काफ़ी अहम रहेगा। इनफैक्ट एक स्टेटमेंट ये भी था कि नई टेक्निक के जरिए प्रॉपर्टी का आकलन किया जाएगा ताकि प्रॉपर्टी टैक्स का सही आकलन हो पाए, ये भी आज के सर्वे में कहा गया। नोटबंदी के बाद ग्रोथ के लिए पॉलिसी सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है, यानी कि फिलहाल डीमोनेटाइजेशन के बाद अब जो बजट सामने आएगा उस पर हमारी नज़र रहेगी। लेकिन एक बार आज के बाजार पर भी नज़र डाल लेते हैं। बजट से पहले बाजार में बिकवाली देखने को मिली। इकोनॉमिक सर्वे के बाद बाजार में उतार चढ़ाव बेहद बढ़ गया और कारोबारी सत्र के आखिरी घंटे में बाजार में बिकवाली बढ़ती भी दिखी। खासतौर पर मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली थी। क्लोजिंग पर सेंसेक्स 194 अंक और निफ्टी 71 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुए। यूएस संसद में H1B वीजा बिल पेश हो गया और जिसके बाद आईटी शेयरों में स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ देखने को मिला। आईटी इंडेक्स करीब 3% गिरकर क्लोज हुआ। अगर और सेक्टर्स की बात करें तो ऑटो, मेटल, ऑयल एंड गैस और साथ ही सरकारी बैंक शेयरों में भी आज बिकवाली देखने को मिली। वहीं एनबीएफसी और चुनिंदा एफएमसीजी शेयरों में थोड़ी खरीदारी रही। आज के सत्र में बीएसई के सभी सेक्टोरल इंडाइसेस लाल निशान में ही क्लोज रहे। एफआईएस और डीआईएस के आंकड़ों की बात करें तो आज एफआईएस और डीआईएस दोनों की तरफ से ही कैश में खरीदारी हुई। एफआईएस की तरफ से करीब 607 करोड़ की खरीदारी हुई, वहीं डीआईएस की तरफ से करीब 40 करोड़ की खरीदारी आज कैश में होती हुई दिखी। लेकिन मार्केट के एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं, आइए सुन लेते हैं। ओवर द मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी बाय ऑन डिप रहेगी और हमने जो पिछले 10 से 15 साल के बजट की एनालिसिस की है उसमें ये ऑब्जर्वेशन निकल के आ रहा है कि बजट के पहले जो अंडरलाइन ट्रेंड होता है उसके अगले 2-3 महीने पहले तक, इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउएवर द बजट में बी, द अंडरलाइन ट्रेंड कंटिन्यूज, यानी जो ट्रेंड चलता आ रहा है वो कंटिन्यू होता है। और पिछले 1-1.5 महीने से जो हम देख रहे हैं कि एक अप ट्रेंड आया है मार्केट में, वो आई थिंक इवन पोस्ट बजट, इवन अगर बजट में कुछ नेगेटिव सरप्राइजेस आते भी है तो आई थिंक बारिंग 1-2 दिन की करेक्शन, ब्रॉडली डायरेक्शन अपवर्ड्स ही रहेगा।
हमारा ये मानना है कि अगर बजट थोड़ा अगर मार्केट के एक्सपेक्टेशंस ऊपर नीचे जैसा भी होगा जो जो हमें कल ही पता चलेगा, बट आई थिंक मार्केट का स्ट्रक्चर ओवरऑल काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी अच्छा है। सो जो हम कल थोड़ा सा हमने सॉफ्टनेस देखी, आज देख रहे हैं निफ्टी लगभग 35 अंक नीचे ट्रेड कर रहा है। आई थिंक ये एक अच्छा और थोड़ी सी अगर कहीं और गिरावट हो जाती है 50 पॉइंट की, तो आई थिंक ये अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी है अगर कोई इन्वेस्टर मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मार्केट में एंट्री पॉइंट ढूंढ रहे हैं। तो आज के एक्सपर्ट किरण यादव भी हमारे साथ मौजूद हैं। वेरी गुड इवनिंग किरण। अगर हम बात करें अब बजट में महज कुछ घंटे बाकी है, आज इकोनॉमिक सर्वे की तरफ से जो कुछ संकेत या कह सकते हैं कुछ एक तरह से रिफ्लेक्शन होता है कि बजट में क्या अनाउंसमेंट्स हो सकते हैं। टैक्स को लेकर कुछ अनाउंसमेंट्स इस बार एक्सपेक्टेड है कि कुछ टैक्स दरों में कमी आ सकती है, खासतौर पर डीमोनेटाइजेशन के बाद, क्योंकि सरकारी बैंकों में और ओवरऑल भी बैंकिंग सिस्टम में काफ़ी सारा कैश लौटा है, कैश वापस आया है। आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और आज इकोनॉमिक सर्वे में जो बड़ी बातें रखी गई उसके बाद आपको क्या लगता है फोकस एरियाज कौन से रहेंगे? काफ़ी कुछ अनाउंसमेंट्स फर्टिलाइजर सेक्टर और एग्री सेक्टर को लेकर भी आ सकते हैं इस बार, ऐसा लग रहा है। आपको क्या लगता है? फर्टिलाइजर एग्री सेक्टर तो है ही, उसके साथ साथ जो डिमोनेटाइजेशन की वजह से जो रूरल एरिया में जो प्रॉब्लम आया था उसको काउंटर अटैक करने की मैं एक्सपेक्टेशन रखता हूँ। तो अगर होता है तो टू व्हीलर स्पेस है जहाँ पे आपको बहुत अच्छी बढ़त देखने को मिलेगी, और इन जनरल जो कंजम्पशन थीम है वो वापस एक बार लौटती नजर आएगी। तो बहुत सारे कंजम्पशन थीम वाले स्टॉक्स है जहाँ पे आपको अच्छी खरीदी देखने को मिल जाएगी बजट के बाद। इनफैक्ट किरण, अगर बजट क्योंकि 11 बजे पेश होगा तो कोई आप इंट्राडे के लिए क्या कोई कॉल या कोई पिक आपकी होगी जो बतौर बजट पिक आपको लगता है कि एक अच्छा मौका है उसमें खरीदारी का, कोई ऐसा स्टॉक? बेसिकली अभी करना नहीं चाहिए, मेरा मानना है थोड़े से करेक्शन के बाद करना चाहिए। अगर निफ्टी की बात करें तो 8500 के करीब अगर निफ्टी मिलता है तो बिल्कुल खरीदी करना चाहिए 50 पॉइंट नीचे, और उसके बाद एक 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और कल 8600 के टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए इस ट्रेड में। पर अगर 8600 के ऊपर निफ्टी चलता है तो वापस एक बार 8650 और 8700 के टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो बेसिकली बायस पॉजिटिव ही रहना चाहिए बजट के स्पीच के पहले। थोड़ा सा जो नेगेटिव आएगा उसमें एडवांटेज लेना चाहिए लॉन्ग करके। चलिए अब दर्शकों के सवाल भी शामिल करना शुरू करते हैं। इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ संजय राव हैं दिल्ली से। गुड इवनिंग संजय, पूछिए क्या सवाल है आपका? मेरा धरानी शुगर पे वेट है। कौन सा स्टॉक है आपके पास? धरानी शुगर। किस भाव पे खरीदा हुआ है आपने? मैंने ये 40.70 पे खरीदा था। 1240 क्वांटिटी है मेरे पास। ठीक है, ठीक है। ऑलमोस्ट देखा जाए तो आज क्लोजिंग 36.55 पे हुई है नुकसान में, क्योंकि आज ओवरऑल मार्केट थोड़ा सा डाउन था और कह सकते हैं बजट से पहले हमने एक रैली देखी थी तो आज थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग दिख रही थी। किरण, आपका सुझाव क्या है? धारणी शुगर ऑलमोस्ट 1240 शेयर, क्वांटिटी काफ़ी ले रखी है इन्होंने, जो करीब 41 के लेवल्स पर खरीदा हुआ है, नुकसान में है, क्या करें अभी? नहीं, जो करेक्शन आया है 42 से लेके 36 तक, ये बहुत कम वॉल्यूम से आया है, तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ करेक्शन है, ये डाउनफॉल नहीं है। दूसरी बात कि 3550 में बहुत अच्छा सपोर्ट है, तो सपोर्ट के बहुत नजदीक है, तो इन लेवल्स पे बेचने की सलाह बिल्कुल नहीं होगी। तो मेरी सलाह होगी 34 पे स्टॉप लॉस रख के होल्ड कीजिएगा, और वापस आपको आते दिनों में 42-44 के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। ये 4250 के ऊपर अगर ये स्टॉक चलता है तो वापस एक बार आपको 50 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए स्टॉक में। चलिए फोन लाइन पर सुमित हैं भावनगर से अपना सवाल पूछने के लिए। सुमित नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है? नमस्कार जी मैडम, मैंने एमटेक ऑटो की खरीदारी की है 2000 शेयर की 45 रुपीज में। तो अभी तो लॉस में चल रहा हूँ, तो लॉन्ग टर्म के लिए क्या करना चाहिए? ठीक है, इनकी खरीद 46 के लेवल्स की है और 33 पर ये स्टॉक आज क्लोज हुआ है। एमटेक ऑटो क्या करें किरण? एमटेक ऑटो में मुझे लगता है कि कुछ खास मूव देखने को नहीं मिलने वाली है। वैसे भी ऑटो एंसरी के स्टॉक्स सारे के सारे अच्छे परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं, और ये एक नेगेटिव डाइवर्जेंस के साथ ट्रेड कर रहा है, तो इधर से बाहर निकल जाने की सलाह होगी। दूसरे बहुत सारे ऑटो एंसरी स्टॉक्स है जहाँ पे आपको अच्छा मूव देखने को मिलेगा। रिको ऑटो एक होगा, गैब्रियल होगा, फिर जय भारत मारुति होगा। ये सारे स्टॉक्स है जहाँ पे आपको निवेश करने की सलाह होगी।
चलिए, बहुत सारे स्टॉक्स किरण ने बताया भी हैं। जय भारत मारुति एक और स्टॉक ऑटो इंडस्ट्री स्पेस में से हो सकता है जहां पर आप निवेश अपना शिफ्ट कर सकते हैं। फोन लाइन पर अपना सवाल पूछने के लिए है राजन, वाराणसी से जुड़े हैं। राजन नमस्कार, अपना सवाल पूछें। हाँ मैडम, मैं बनारस से बोल रहा हूँ। मेरा नाम राजन है और मेरे पास माइंट्री शेयर है, 80 शेयर है जो कि 617 रुपए समथिंग खरीद है। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि इसको क्या करूँ, होल्ड पे रखूँ या सेल कर दूँ। कब खरीदा था आपने, कितना टाइम से? मैडम ये मैंने लगभग खरीदा था आज से 4 महीने पहले। ठीक है, ठीक है। उसमें 617 के रेंज में था ये, 600 से ऊपर 700 के रेंज लगभग चलता था। ठीक है, ठीक है, ऑल राइट। काफ़ी इनकी ऊपर की खरीद है किरण। अगर देखें तो 600 से ऊपर का इनका खरीदा हुआ है और ऑलमोस्ट 803 का इसका हाई था जो कि मार्च 2016 का, यानी साल भर पहले का। फिलहाल आज की क्लोजिंग 450 पे हुए। आज आईटी स्टॉक्स की पिटाई भी देखने को मिली। H1B वीज़ा बिल क्योंकि यूएस में आज पेश हुआ संसद में, और उसके बाद इनफैक्ट ओवरऑल अभी जो सिनेरियो लग रहा है आईटी कंपनीज को लेकर, थोड़ा सा उसमें कॉशन की भी ज़रूरत है। अभी माइंट्री या फिर और जो स्मॉल मिड कैप आईटी कंपनीज है, क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है अभी? जनरली अगर आईटी स्पेस देखें तो थोड़े से प्रॉब्लम में ही दिखाई दे रहे हैं। अगर आईटी इंडेक्स की बात करें, उधर भी एक नेगेटिव डाइवर्जेंस है, कंसिस्टेंटली लोअर टॉप लोअर बॉटम हो रहा है और माइंट्री पहले से ही नेगेटिव ट्रेंड में था। तो मुझे नहीं लगता कि माइंट्री में बहुत अच्छा पुल बैक रैली भी देखने को मिलेगी। बेस्ट केस सिनेरियो में 500 के ऊपर में ये स्टॉक जाते हुए नहीं देखता हूँ। तो जितना जल्दी हो सके इस सेक्टर से बाहर निकलिए। बहुत सारे सेक्टर है जहाँ पे आपको अच्छा खासा मुनाफा मिलता नजर आएगा। काफ़ी ऊपर की खरीद है, इसलिए आप काफ़ी ज़्यादा नुकसान में, लेकिन कोई भी रैली अगर आती है तेज़ी में आप निकल सकते हैं। स्टॉक ने नवंबर 2016 में 400 रुपये का लो भी टच किया था, यानी एक भारी उतार चढ़ाव इस स्टॉक में देखने को मिला है। अगला सवाल शामिल करते हैं राम कुमार का, जो कि दिल्ली से है और इनका क्वेश्चन है पीएनबी को लेकर। 1000 शेयर्स खरीदे हुए 130 के स्तर पर। किरण, अभी पीएनबी में क्या करना चाहिए? ब्याज दरों को लेकर भी आज इकोनॉमिक सर्वे में कुछ मेंशन जरूर आया कि सस्ती ब्याज दरों से इकोनॉमी को फायदा होगा, यानी कि अभी जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो लोअर साइड में है। काफ़ी समय बाद इस तरह के इंटरेस्ट रेट्स हम देख रहे हैं। अभी पिक्चर कैसी लग रही है आपको, खासतौर पर पीएसयू बैंक्स में क्या करना चाहिए? पीएसयू बैंक या बैंकिंग सेक्टर बहुत ही अच्छा शानदार प्रदर्शन करता नजर आ रहा है। प्राइवेट सेक्टर मुझे ज्यादा अच्छा पसंद आता है, पर पीएसयू बैंक की यानी पीएनबी की बात करें तो इधर भी एक रुझान पॉजिटिव ही है। पिछले 1.5 महीने में इस स्टॉक ने बहुत अच्छा मूव दिया है। थोड़ा सा करेक्शन होने के बाद ये वापस मूव आता नजर आएगा। वापस एक बार ये स्टॉक 155 से 160 जाते हुए हम देखेंगे, पर इसके लिए आपको 2 महीने की अवधि देनी पड़ेगी। जो लॉन्ग पोजीशंस है उसके लिए स्टॉप लॉस 130 रखना चाहिए। 136 के करीब क्लोज हुआ है और मेरा टारगेट 160 का होगा अगले 2 महीने के अंदर। यानी 2 महीने में 160 का स्तर इसमें दिख सकता है, तो बने रह सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस आप इसमें ज़रूर मेंटेन करें। अगला सवाल हम ले रहे हैं राहुल का, पंचकुला से। कुशल ट्रेड लिंक को लेकर इनका क्वेश्चन है। इनके पास क्वांटिटी 1000 जो कि 600 रुपये पर खरीदी हुई है। हालांकि बेहद लो वॉल्यूम स्टॉक है। पेपर स्टॉक्स में और भी कई बेटर ऑप्शंस है, लेकिन इस तरह के स्टॉक में क्या करना चाहिए? इनकी खरीद 600 की है, 560 के आसपास आज की क्लोजिंग रही है, क्या करना चाहिए? बहुत ही इलिक्विड काउंटर है, तो ऐसे काउंटर में क्या एडवाइस देना है? बहुत डिफिकल्ट है एडवाइस देना, क्योंकि अगर देखा जाए तो इसमें सर्किट टू सर्किट ही ट्रेड होता नजर आता है। तो ऐसे सर्किट वाले ट्रेड पे टेक्निकल एनालिसिस की कोई अहमियत नहीं रहेगी। तो अगर इनको यहाँ से आप स्विच करने की सलाह देते हैं, क्योंकि इनकी खरीद 600 की है, इनकेस अगर इसमें कोई रैली आती है, एग्जिट करते हैं, तो कोई बेहतर ऑप्शन इन्हें बता दीजिए, कहाँ पर अपना पैसा लगाएं? अगर बजट के देखते हैं, जैसे पहले आपने पहले प्रश्न किया था कि कौन से सेक्टर में ध्यान देना चाहिए, तो मुझे लगता है कि सीमेंट क्षेत्र बहुत अच्छा रहेगा। वैसे भी डिमांड बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग बढ़ाते हैं तो सीमेंट क्षेत्र को सबसे ज्यादा फायदा होता नजर आएगा। तो अल्ट्राटेक सीमेंट है, रैमको सीमेंट है, बहुत सारे सीमेंट स्टॉक्स है जहाँ पे आपकी नजर होनी चाहिए। ऑलराइट, सीमेंट स्टॉक्स में आप नज़र रख सकते हैं। एसीसी एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। तो कुशल ट्रेडिंग बैंक, इस तरह की जो छोटी कंपनीज होती हैं जहां पर फंडामेंटल्स काम नहीं करते और एक अचानक आप तेज़ी देखते हैं, इस तरह की कंपनीज से आप बचें। लेकिन अब जान लेते हैं ऐसे 20 स्टॉक्स जो कल बजट वाले दिन आपको मुनाफा दिला सकते हैं। सबसे पहला काउंटर है आइडिया का। आज स्ट्रॉन्ग मूव स्टॉक में देखने को मिला। इनफैक्ट वोडाफोन के साथ विलय की जो खबरें हैं उसके चलते हमने देखा कि पिछले 2 दिनों में शेयर ऑलमोस्ट 41% तक उछल चुका है। आज भी ऑलमोस्ट 13% के गेंस के साथ आइडिया सेलुलर का स्टॉक क्लोज हुआ।
कल भी ये तेजी जारी रहने का अनुमान है। बाय करें इसमें 115 के लक्ष्य के लिए, 108 का स्टॉप लॉस आप इसमें रखें। एक्सिस बैंक एक और बाय कॉल है, बाय अपॉर्चुनिटी है। आज अंतिम चरणों में बड़े सौदों के बाद शेयर में रिकवरी देखने को मिली। ऑलमोस्ट 50 लाख सौदे हुए, जिसके बाद निचले स्तरों से एक रिकवरी स्टॉक में देखने को मिली। अदरवाइज आज बैंकिंग स्पेस में थोड़ा प्रेशर जरूर दिख रहा था। यहाँ पर लक्ष्य होगा 480 का, 460 का स्टॉप लॉस आप इसमें रखें। आज लेदर स्टॉक्स में भी अच्छा मूव देखने को मिला और खासतौर पर मिर्जा इंटरनेशनल नतीजों का भी ट्रिगर था। क्वार्टर 3 में मुनाफा 15 करोड़ से बढ़कर 17 करोड़ के आसपास रहा है। एबिटा की भी अगर बात करें तो एबिटा मार्जिन में 18% जो मार्जिन है उसमें 1.5% की बढ़त इस बार के क्वार्टर में देखने को मिली है। लेदर सेक्टर को भी उम्मीद है कुछ एक्सपोर्ट्स को लेकर राहत आ सकती है, तो इसके चलते आज चुनिंदा लेदर स्टॉक्स में फोकस बना हुआ था। मिर्जा इंटरनेशनल कल के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। 95 के लक्ष्य के लिए बाय करें, 87 का स्टॉप लॉस लगाएं। बीपीएल है अगला काउंटर जहां नजर रख सकते हैं। क्वार्टर 3 में घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी और करीब 25.5 करोड़ के घाटे के मुकाबले लगभग 0.2 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है। यहां पर अपॉर्चुनिटी है बाय करने की, लक्ष्य 71 का, 67 का स्टॉप लॉस लगाएं। इसके अलावा शोभा, आज खबर भी है कि कंपनी ने शोभा हाई राइज के शेयर्स खरीदे हैं। करीब 1 करोड़ शेयर्स 34.7 करोड़ में खरीदे हैं। शोभा में आज अच्छी तेजी भी देखने को मिली। 260 की क्लोजिंग आज रही, कल 270 का मूव इसमें दिख सकता है। 258 का स्टॉप लॉस आप इंट्राडे के लिए इसमें लगा सकते हैं। प्रेस्टीज एस्टेट्स, आज भारी वॉल्यूम्स के साथ शेयर में तेजी देखने को मिली। अपने औसत के मुकाबले 22 गुना ज्यादा वॉल्यूम के साथ आज इसमें ट्रेड होते हुए दिखा। बाय करें, इसमें लक्ष्य होगा 170 का, 162 का स्टॉप लॉस आप प्रेस्टीज एस्टेट्स में लगाएं। इसके अलावा बजाज होल्डिंग, आज क्वार्टर 3 में मुनाफा की फिगर्स आई जो कि 520 करोड़ से बढ़कर करीब 650 करोड़ रुपए। आय में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है और ये 276 करोड़ के आसपास रही है। तो ट्रिगर रिजल्ट्स का भी रहा। यहाँ पर आप बाय करें 2080 के लक्ष्य के लिए, 1980 का स्टॉप लॉस आप इसमें लगाएं। आईसीआईसीआई बैंक नतीजे आए आज और क्वार्टर 3 में जो ग्रॉस एनपीए है वो 6.82 से बढ़कर 7.9% रहा है, जो बेहद खराब है। प्रोविजनिंग भी अनुमान से ज्यादा देखने को मिली है, जिसके चलते शेयर पर आज दबाव बना। एक बिकवाली की कॉल है, यहाँ पर बेचें आप 260 के लक्ष्य के लिए, 272 का स्टॉप लॉस आईसीआईसीआई बैंक में आप कल के सेशन में लगा सकते हैं। एक और सेल कॉल है टीसीएस, अमेरिकी संसद में H1B वीजा बिल पेश हो गया। कंपनी की करीब 55% आय अमेरिका से आती है। तो H1B वीजा बिल पेश होने के बाद हमने देखा ओवरऑल आईटी काउंटर्स में आज प्रेशर देखने को मिला। कल भी प्रेशर जारी रह सकता है। 2150 के लक्ष्य के लिए सेल करें, 2250 का स्टॉप लॉस आप इसमें लगाएं। और अब 10वीं कॉल वो है भारतीय इंफ्राटेल की। औसत से 12 गुना ज्यादा वॉल्यूम्स के साथ आज बिकवाली देखने को मिली है। पिछले 2 दिन में शेयर ऑलमोस्ट 45% तक गिरा है। यहाँ पर सेल करें, लक्ष्य होगा 280 का, 294 का स्टॉप लॉस लगाएं। 10 स्टॉक्स अब तक हमने बताया। किरण, कोई स्टॉक जो आपको अच्छा लगा हो? स्टेट मेरा पे ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है कि इधर से और भी बढ़त देखने को मिलेगी क्योंकि अच्छे वॉल्यूम्स के साथ इस स्टॉक ने सेकंड हाफ में अच्छा प्रदर्शन किया है। मुझे लगता है कि इसका टारगेट करीबन 177-178 के रखने चाहिए कल के लिए। इसके लिए स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 162 का। दूसरा स्टॉक होगा आईसीआईसीआई बैंक, जहां पे आपने बेचने की सलाह दी। मुझे भी लगता है कि थोड़ी सी वीकनेस है इस स्टॉक में और इसका टारगेट करीबन 260 से लेकर 258 के कल देखने को मिल जाने चाहिए। ऑलराइट, तो कई बाय कॉल्स और कुछ सेल कॉल्स भी आपके लिए हमने मेंशन की, लेकिन अब जान लेते हैं बाकी के 10 स्टॉक्स कौन से हैं। शक्ति पंप्स का एक स्टॉक है जहां पर आप नजर रख सकते हैं। बजट में सिंचाई से जुड़े बड़े ऐलान हो सकते हैं। वीकली चार्ट्स पर स्ट्रॉन्ग लग रहा है ये शेयर। शक्ति पंप्स ऑलमोस्ट 4% के गेंस के साथ क्लोज हुआ, जबकि मार्केट में आज जब प्रेशर देखने को मिला। यहाँ पर लक्ष्य होगा 175 का, 166 के स्टॉप लॉस के लिए आप इसमें बाय कर सकते हैं। एलआईसी हाउसिंग दूसरा स्टॉक है जहां नजर रख सकते हैं। बजट में इनकम टैक्स छूट की सीमा बढ़ सकती है। हाउसिंग फाइनेंस शेयरों पर भी फोकस देखने को मिलेगा। यहाँ पर लक्ष्य होगा 565 का, 549 का स्टॉप लॉस आप इसमें लगाएं। इसके अलावा स्टॉक है जुबिलेंट फूड वर्क्स। यहाँ पर खरीदारी का मौका है। निचले स्तरों से शेयर में एक पुल बैक देखने को मिला है। अगर फरवरी फ्यूचर्स की बात करें तो शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है। यहाँ पर 894 के लक्ष्य के लिए आप बाय करें, 870 का स्टॉप लॉस आप इसमें लगा सकते हैं। लगभग 1.25% की बढ़त के साथ स्टॉक आज क्लोज हुआ है। आइनॉक्स विंड, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने पर सरकार का फोकस रह सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स भी दिख सकती हैं इस बार के बजट में। 192 के लक्ष्य के लिए बाय करें, 180 का स्टॉप लॉस लगाएं। पावर कंपनियों के लिए बड़े ऐलान हो सकते हैं, उसके चलते भी आइनॉक्स विंड आपके रडार पर होना चाहिए। एफसीआई, बजट से पहले शेयर में खरीदारी देखने को मिल रही है। बजट में रिस्ट्रक्चरिंग का ऐलान हो सकता है। यहाँ पर आप लक्ष्य रखें 33 का, 30.2 के लिए आप एक इंट्राडे के तौर पर इस कॉल को खरीद सकते हैं।
अगला स्टॉक है इंसेक्टिसाइड्स इंडिया। जैसे शुरुआत में भी हमने कहा कि कृषि और फार्म सेक्टर इस पर काफी हद तक फोकस रह सकता है। कृषि लोन्स पर ब्याज माफी को बढ़ाया जा सकता है, फर्दर इंसेंटिव्स अनाउंस हो सकते हैं। लक्ष्य होगा 582 का, 560 के स्टॉप लॉस के लिए आप इसमें कल खरीदारी कर सकते हैं। इनफैक्ट जो फार्म इंश्योरेंस है उस योजनाओं के लिए अलग से फंड का अनाउंसमेंट भी कल आते हुए दिख सकता है। हेवेल्स एक और बाय कॉल है। बजट में इनकम टैक्स छूट की जो सीमा है वो बढ़ सकती है। कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में इसके चलते तेजी की उम्मीद देखने को मिल रही है। बाय करें 429 के लक्ष्य के लिए, 417 का स्टॉप लॉस आप इसमें मेंशन करें। इसके अलावा लिबर्टी आज इंपोर्टेड लेदर मशीनरी पर कस्टम ड्यूटी घट सकती है, ये अनुमान था, जिसके चलते चुनिंदा लेदर स्टॉक्स में आज बाइंग देखने को मिली। लिबर्टी ऑलमोस्ट 174 के लेवल्स पर क्लोज हुआ। कल 182 का स्तर यहाँ पर दिख सकता है। 171 का स्टॉप लॉस आप इसमें लगाएं। भारत फोर्ज डिफेंस स्पेस की कंपनी है। डिफेंस में R&D खर्च पर छूट जारी रह सकती है, ये अनाउंसमेंट्स आ सकते हैं। डिफेंस पर एलोकेशन सरकार बढ़ा सकती है, तो कल बजट में इसको भी आप फोकस में रखें। 945 के लक्ष्य के लिए बाय करें, 924 का स्टॉप लॉस लगाएं। और अब आखिरी शेयर जहाँ नजर रखें वो है NCC का। रोड और हाईवे का आवंटन 15 से 20% तक बढ़ सकता है। कंस्ट्रक्शन शेयरों पर खास तौर पर फोकस रहेगा। यहाँ पर खरीदारी की सलाह 87 के लक्ष्य के लिए, 81 का स्टॉप लॉस लगाएं। किरण, काफी सारे स्टॉक इसमें बजट रिलेटेड हैं कि कुछ अनाउंसमेंट्स एक्सपेक्टेड है, फिर चाहे वो पावर शेयरों की बात करें या डिफेंस से जुड़ी हुई कंपनियां हैं। इनमें से कोई शेयर जो आपको लगता है अच्छी चाल दिखा सकता है कल? शक्ति पंप्स मेरा पसंदीदा स्टॉक रहेगा। अगर इसका चार्ट पैटर्न देखते हैं तो बहुत अच्छा है। अच्छी बेस बिल्डिंग हो चुकी है करीबन 120 के करीब, और मुझे लगता है कि एक बार 180 के लेवल्स निकल जाए तो डिलीवरी बेस्ड बाइंग करके रखना चाहिए। 260 के लेवल्स आपको जल्दी देखने को मिलेंगे। दूसरा होगा इंसेक्टिसाइड, जहाँ पे आपकी नज़र होनी चाहिए। इंसेक्टिसाइड में भी मुझे लगता है बहुत अच्छी मूव देखने को मिल जानी चाहिए। इधर से करीबन हमें अगर देखा जाए तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस करीबन 600 का है। अगर 600 का लेवल निकल जाता है तो आपको इजीली इधर से बहुत बड़ी मूव देखने को मिलेगी अगले 6 महीने में। तो 600 पे नज़र रखें। 600 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है कल तो बिल्कुल डिलीवरी बेस्ड बाइंग करनी चाहिए। ऑलराइट, ONGC के नतीजे भी आए, एक बार नतीजों पर नजर डालते हैं। तीसरी तिमाही में जो मुनाफा है 12.5% तक घटा है, ये 4352 करोड़ रुपए रहा है। वहीं अगर आय की बात करें तो यहाँ पर करीब 9% की बढ़त देखने को मिली है। 20,014 करोड़ रुपए कंपनी की आय इस क्वार्टर में रही है। अक्टूबर दिसंबर तिमाही में कंपनी का जो EBITDA मार्जिन है वहाँ पर भी कमी देखने को मिली है। स्टॉक आज नतीजों से पहले हरे निशान में बंद हुआ। ONGC पर आपका क्विक रिएक्शन करें। वही से मुझे लगता है कि आज बहुत सारी लॉन्ग पोजीशंस ऐड होती नजर आई थी। इसकी वजह से शायद ये लास्ट मिनट में लॉन्ग पोजीशंस अनवाइंडिंग के चलते थोड़ा सा नीचे चलता देखने को मिला। पर मुझे लगता है कि अच्छा खासा चार्ट पैटर्न है। 205 का 207 ये ₹2 का बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रेंज है। 207 के ऊपर अगर ये स्टॉक निकलता है कल के सत्र में तो बहुत अच्छी खासी आपको मूव देखने को मिलेगी। मुझे लगता है कि ये होना लाजमी है, और अगर ये ऐसा होता है तो इजीली 215 के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, तो नतीजों का दिन आज रहा, लेकिन कल बजट है और सुबह 7 बजे से ही हमारी स्पेशल कवरेज जारी रहेगी। शुक्रिया किरण समय देने के लिए। तो फिलहाल हॉट स्टॉक्स में इतना है, लेकिन हमारी कवरेज जारी रहेगी सुबह 7 बजे से। सभी बड़े चेहरे, बड़ी वॉइसेस जी बिजनेस पर आप देख सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।